जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एक तो आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 20,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा, जो हमारी कॉन्फ्लुएंस 21 तारीख से होने वाली है, 21 से 25 दिसंबर। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उस कॉन्फ्लुएंस से पहले हम 30,000 का आंकड़ा, न्यूनतम 30,000 का आंकड़ा जो है, सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा, ये पार कर जाएं। और उसके बाद में अगले वर्ष जो हम जाएं, तो वो बहुत शक्ति के साथ में जाएं। दिसंबर के महीने में कॉन्फ्लुएंस के कारण से हमारे सब्सक्राइबर्स 50,000 से अधिक हों, तो जनवरी 2023 में जब हम गमन करें, तो हमारे पास में 50,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा हो। अगर ऐसा होता है तो हमारे चैनल के लिए वाकई में, वास्तविकता में ये बहुत बड़ी बात होगी। और हम जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के साथ में, 2 लोगों की एक टीम के साथ में, एक अच्छा स्टूडियो के साथ में, जो हमें अगर आर्थिक सहयोग उस तरीके का उस पैमाने पर मिलता है, तो अगला वर्ष 2023 हमारे इस जम्बू टॉक्स चैनल के लिए, जो अखंड हिंदू राष्ट्र जम्बूद्वीप, पुनश्च जम्बूद्वीप की संकल्पना को मन में धारे लगातार इस कर्म में रत है, 2023 में हम कुछ बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको लगता है देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए परम आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे नमस्कार। हैं आप? नमस्ते। ठीक है नीतीश जी। आज हमारी जो श्रृंखला है उसकी दूसरी कड़ी है, और बहुत महत्वपूर्ण हाँ, श्रृंखला है। और पहली ही श्रृंखला, पहला ही जो कार्यक्रम था, वो भी बड़ा अच्छा पसंद किया गया था लोगों के द्वारा। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो है, वो भारत के सच्चे इतिहास को जानने में बहुत इच्छुक है। ये केवल जलेबी बना ले देना और उसके बाद में वहां पर मिर्च मसाले डाल करके कुछ हिंसा दिखा देना, ये नहीं। जो भारत का सच्चा इतिहास है, वीरता का, शूरता का, पराक्रम का, बलिदान का, ऐसा जो इतिहास है, उसके बारे में हमारे लोगों को जानना चाहिए। और आपसे बेहतर कौन हो सकता है, गुरु जी? नमस्कार मित्रों, जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद। पिछली बार हमने बताया था कि भारत कभी भी पराधीन नहीं रहा, इसके विपुल साक्ष्य विद्यमान हैं, अभिलेखीय साक्ष्य विद्यमान हैं। लेकिन निकट अतीत से हमने शुरू करना उचित समझा कि अंग्रेजों के समय का तथ्य बता दें, क्योंकि वो हाल की घटना है और उनके बारे में तरह तरह से प्रचार है कि वाह साहब, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज तो 200 साल राज किए, कोई कहते हैं 250 साल राज किए। तो इतना ये हीनता किन्होंने फैलाई और फिर किसने स्वीकार कर ली, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा संकेत दे रहा हूं। लेकिन अधिक बल मेरा इस बात पर है, किसी की आलोचना, निंदा, इसमें समय न गंवा के तथ्य बताना है। तो हमने पिछली बार आपको बताया था कि क्लाइव जो आया 1769 ईस्वी में आया है शायद, या 67 में। क्लाइव जब भारत आया तो उसकी क्या स्थिति थी, ये आपको बताया ही है। 17 वर्ष का बेरोजगार छोकरा था, थोड़ा तलवारबाजी, थोड़ा सा नया नया कुछ बंदूक भी सीखा था। और उसने कहा था कि हम कंपनी को व्यापार के नाम पे डकैती, छीना झपटी के जरिए धन देंगे। और यहाँ इन लोगों ने यहाँ के नवाबों से विशेषकर कहा कि भाई, यहाँ के नवाब जो उस समय थे, वो क्योंकि भारतीय राजाओं में आपस में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा थी, तो कई जगह नवाबों ने भी, जो हिंदू से ही मुसलमान बने थे, ऐसे वंश के लोगों ने पुरानी रिश्तेदारियों का हवाला देके मैत्री का वातावरण रचा। तो अपना मनमानी करते थे, लेकिन बड़े विलासी, सबके सब मुस्लिम जागीरदार और नवाब अतिशय विलासी, अतिशय अकर्मण्य और काहिल थे, आलसी थे। तो इसलिए उन्होंने, जैसे ही कंपनी के लोगों ने कहा कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, आपकी लगान वसूल करके दे देंगे, आप बैठे रहिए, तो उन्होंने फट से स्वीकार कर लिया। और उन लोगों को, अंग्रेजों को कड़ी मेहनत की, क्योंकि इंग्लैंड में जीवन बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, सामान्य भोजन भी नहीं मिलता था। जैसा कि प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का जो सभ्यता अध्ययन केंद्र में लगातार वार्ता चल रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी दयनीय दशा थी 18वीं शताब्दी ईस्वी तक इंग्लैंड के लोगों की भी और संपूर्ण यूरोप के लोगों की। तो इसलिए उनको उसका हर बात का एक दूसरा पहलू होता है।
तो जैसे हमारे यहाँ जो लोग श्रमिक हैं अथवा श्रम के कारण ही जिन्हें जीविका चलानी पड़ रही है, उनको परिश्रम का अधिक अभ्यास है। तो ये बाबूगिरी में आ गए, किसी और चीज में आ गए, उनको श्रम का अभ्यास नहीं है। जैसे बहुत सारे जो आधुनिक ऑफिशियल कर्मचारी हैं उनको तो प्राय है, बल्कि अभी जब सोशलिस्ट स्टेट का दौर था तो साहब गए और ऑफिस में मुश्किल से 1 आध घंटे काम करते थे, 8 घंटे के नाम पे गप्पे मार रहे हैं, मौज मार रहे हैं। तो ये सब होता है ना। यानी अगर समाज व्यवस्था सुविभाजित नहीं हो, स्पष्ट रूप से सबके कर्तव्यों का निर्धारण नहीं हो, बल्कि जिस समय एक सत्ता परिवर्तन होता है तो जो लोग सत्ता के साथ होते हैं वो प्रायः आलसी और कामचोर भी हो जाते हैं जब तक वो उन पे कठोरता न की जाए। और साधारण जो श्रमिक श्रम पर जीने वाले लोग हैं उनको परिश्रम का अभ्यास होता है। तो इंग्लैंड और संपूर्ण यूरोप के लोगों को अतिशय परिश्रम और कष्ट सहन का अभ्यास था। क्यों था? क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां ऐसी थी कि आप जीवित ही नहीं रह सकते अगर दिन रात मेहनत नहीं करें। कुछ भी खा लेंगे, कच्चा मांस खा लेंगे, दूसरे की उतारन पहन लेंगे किसी तरह, और खड़े ही खड़े अपना शौच आदि कर रहे हैं, धो भी नहीं रहे हैं, नहा भी नहीं रहे हैं, पूरी मल लगा है शरीर में तो लगा है, चल रहे हैं, खाते जा रहे हैं उसी हाथ से, मल पहुंचा उसी हाथ से खाना खा लिया। खाना क्या था? वो ज्यादातर मांस है और कुछ और चीजें हैं, झरबेरी वगैरह हैं। तो उनके पास तो वहां ना गेहूं था, ना चावल था, ना गन्ना था, ना तंबाकू था, ना चाय थी, ना सिगरेट थी, न मेवा था, ना मिष्ठान था, ना मसाले थे, ना काली मिर्च, ना इलायची, ना कुछ भी नहीं था। जीरा नहीं, हींग नहीं, मेथी नहीं, कोई दाना, कोई मसाला जानते ही नहीं थे, तंबाकू जानते ही नहीं थे, बीड़ी सिगरेट कहाँ से पीते, कुछ भी वहां नहीं था। जब भारत और दूसरे गर्म क्षेत्रों में गए हैं तभी उन्होंने ये सब जाना है। तो 18वीं शताब्दी ईस्वी तक तो उनकी दशा ही ये थी कि वो बेचारे खाने कमाने के लिए यहाँ आते थे। जैसे मैंने क्लाइव का बताया कि उसने जो भी यहाँ एक एक के विस्तार करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्लाइव के विषय में अगर सम्यक चित्रण करना हो तो क्योंकि बंगाल में ही उसने सारी करतूतें की थी, तो आप एक बड़ा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास है बेगम मेरी विश्वास, विमल मित्र का, अथवा खरीदी कौड़ियों के मोल, इनको आप पढ़िए। ये उपन्यास तो है लेकिन सचमुच उस समय का प्रामाणिक इतिहास। बाद में कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदुओं में, भारतीयों में हीन भावना और ग्लानि भरने के लिए जो झूठा इतिहास कम्युनिस्टों से लिखवाया है। कम्युनिस्ट क्या है? एक तरह से लापरवाह लोग हैं जिनको सत्य की चिंता नहीं, तथ्य की चिंता नहीं, नेताजी के इशारे पर या जो हमारे नेता चाहते हो उनके संकेत पर कुछ भी लिख देना है, ऐसा जो लिखा गया। तो उसकी तुलना में ये उपन्यास जो है वो सत्य के ज्यादा निकट हैं। आप उपन्यासों को पढ़िए, विमल मित्र का उपन्यास पढ़िए खरीदी कौड़ियों के मोल, या आप बेगम मेरी विश्वास पढ़िए तो पता चल जाएगा क्लाइव कितने मोहल्ले में जैसे छोकरे होते हैं उस स्तर का था। और बंगाल में उसके जो छलघात हुए, जो तीन तिकड़म हुआ, वो भारत जैसे देश में उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो लोग महत्व देते हैं वो केवल ये है कि उसको एक स्थानीय सफलता मिल गई। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का हमने विस्तार से बताया है कि स्वयं एडमंड बर्क ने वहां इंग्लैंड की संसद में अभियोग चलाया कि ये कैसा कैसा नीच है। अब भारत के लोगों को इतनी नीचता की कल्पना नहीं थी पहले, अब तो हो गई है। अब तो भारत में भी एक से एक छली बदमाश हो गए हैं। पहले ये था कि भाई ये व्यापारी बन के आए हैं तो इनकी कोई सीमा होगी, कोई कृतज्ञता होगी, कोई भलमनसाहत होगी, कोई सज्जनोचित व्यवहार होगा। तो उस धोखे में कुछ दिन सफलता पा गए। तो 22 जो कंपनी के महाप्रबंधक आए हैं 1857 ईस्वी तक, वो क्या है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के महाप्रबंधक है। इसको अच्छे से जानना चाहिए, है ना। तो इसलिए अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तो कोई इस सत्य के विषय में जानेंगे नहीं। भारत, अब तो भारत के गवर्नर जनरल, है ना, ये तो पागलपन की हद है। जैसा आगे चल के जब इतिहास के अन्य पक्ष बताएंगे तब और भी बताएंगे। जैसे कोई किनारे पर आया, नहीं आया, प्रमाण नहीं मिलता है आज तक, लेकिन मान लीजिए कि कोई किनारे पश्चिमोत्तर में या पश्चिम में भारत में कहीं किनारे सीमा तक आ गया तो आपने कह दिया उसने भारत विजय की है। अलेक्जेंडर भारत विजेता था। कोई किसी इलाके में लूटपाट कर लिया तो कहा कि उसने महान विनाश किया। और ऐसा वर्णन करेंगे जैसे पता नहीं कहाँ का भारी दैत्य था।
इतना बड़ा दैत्य था नहीं था, वस्तुतः उसने क्या विनाश किया इसका कोई अध्ययन नहीं करना। तो इसी तरह इनका है। तो ये जो हेस्टिंग्स है और इसके बाद के भी जो गवर्नर हैं, जिनमें खासतौर से कॉर्नवालिस है, फिर हेस्टिंग्स तो है ही है, इसके बाद बेंटिक आया है। इन सब लोगों की क्या समस्या थी, इसे एक एक बताएंगे तो एक एक में 1 घंटा लग जाएगा। कैसे ये स्वयं इंग्लैंड में इनकी आलोचना हो रही थी कि क्या कर रहे हो वहां, ऐसे क्यों कर रहे हो, वहां के लोगों पे अपने कानून क्यों ला रहे हो, तुमको कहा किसने है, तुम कानून के जानकार नहीं हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे। तो ये देख के अब मतलब हमारे लोग समझते हैं कि वो इंग्लैंड के स्वाभाविक प्रतिनिधि थे। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जी, जैसे अगर हमारे बहुत से नेता, गुरु जी, अगर सामने आपकी जो खिड़की खुल रही है, इसका धूप जो है काफी आ रही है आपके हाँ चेहरे पर भी और बंद करें क्या? कपड़ों। हाँ, उसे बंद हाँ करके अगर बोले लाइट क्या? जला देंगे तो शायद ज्यादा ठीक लगेगा जी। हाँ मेरे मुंह में लगातार आ रही है जी जी, इसका। मुझे वही लगा कि थोड़ा समस्या आ सकती है आपको। जी हाँ, ये जो श्रृंखला लगातार चल रही है, मैं दर्शकों से एक बार फिर आह्वान करना चाहूंगा, हमारे इतिहास को जो है बहुत तोड़ा गया है, बहुत मरोड़ा गया है। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। मतलब आप जिस बिंदु से काम करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो बिंदु जो है वो अपने आप ही सिंधु बनता जा रहा है। इतना काम करना बाकी है। किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना काम करें, लेकिन थोड़ा काम अवश्य करें। इस इतिहास के लिए, इस भारत के लिए, इस संस्कृति के लिए आप थोड़ा हम कर देखिए, रहे हैं। जी, जी गुरु जी, अभी ठीक है। जी, बहुत आप बेहतर। ठीक है? हाँ, बहुत ठीक बेहतर, है। बहुत बेहतर। ठीक है। हाँ तो मित्रों, उस जितने ये गवर्नर जनरल तथा कथित आए हैं, पहला तथ्य ये जानना चाहिए कि जो उनको इंग्लैंड में कहा जा रहा है वही हम कहें। तो इंग्लैंड में उन्हें क्या कहा जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधक, छोटे प्रबंधक यानी छोटे मोटे। और वो काहे के, कितनी बड़ी कंपनी थी? भारत में उस समय के जो व्यापारी थे, उनमें से एक एक व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत अधिक आर्थिक हैसियत रखता था, बहुत अधिक, कोई तुलना ही नहीं है। ये उस कंपनी के भारत में भेजे गए छोटे मोटे अफसर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के महाप्रबंधकों को भारत का गवर्नर जनरल कहना और पढ़ना या पढ़ाना कितना लज्जास्पद है, ये आप सोच सकते हैं। अभी भी लाइट ज्यादा आ रही क्या? देखिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपके दाएं कंधे पर थोड़ी लाइट आ रही है शायद। तो क्या करें, थोड़ा-सा और दूर हटें या नहीं तो फिर वहां जाए जहां सदा रहती है। थोड़ा-सा अपने अपनी बाईं तरफ हो जाइए तो शायद ठीक हो जाएगा। जी। हाँ, देख लेते हैं, देख लेते जी, 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 जी। आप देखिएगा। जी, बिल्कुल बढ़िया। आप शुरू कंटिन्यू करें। ठीक जी, है, जी। ठीक है। तो मित्रों ये सब जानना चाहिए। और चूंकि मैंने बताया ना, एक एक का अगर बताएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन तो भी थोड़ा सा संकेत में बता सकते हैं। जैसे बेंटिक है, तो इससे कहा गया कि तुम वहां क्या कर रहे हो, तुमको तो केवल व्यापार के लिए भेजा गया। और इंग्लैंड में शताब्दियों तक चर्च के शोषण के विरुद्ध पहली बार थोड़ी मानवीय भावना वाले लोग संगठित हो रहे थे। प्रोटेस्टेंट चर्च भी उसी से आया। हालांकि प्रोटेस्टेंट चर्च वस्तुतः तो इंग्लैंड के राजा ने इसलिए इंग्लैंड का चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग स्थापित किया कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो किसी राजघराने की नहीं थी। तो पोप ने कहा कि नहीं, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि ऐसा है, तुम बैठे रहो। ऐसे वो पोप को मैं नहीं मानता। और क्योंकि लोग ईसाई हैं, लोग थोड़ा उस समय क्रिश्चियनिटी का एक प्रचार खूब हुआ था, तो उसने कहा हमारे लोग क्रिश्चियन हैं तो हम उनको अपना चर्च देते हैं। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया, केवल शादी के मामले पर ये पोप से लड़ाई हुई थी राजा की, और उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया। ये सही है, लेकिन इससे ये तो पता चलता ही है कि क्रिश्चियनिटी के भीतर एक जो नया टकराव हो रहा था, उसमें लोगों में ये इच्छा थी कि हम थोड़ा स्वतंत्र हों और पादरियों का जितना भयंकर अंकुश है हमारे जीवन पर, उससे मुक्त हों। तो उसके फलस्वरूप हुआ। इसलिए वहां थोड़ी सी मानवीय भावनाओं की बड़ी गूंज थी। और क्योंकि दुनिया का कोई ज्ञान, जब तक रेलें बहुत सघन रूप से नहीं चली हैं और तब बिजली भी नहीं थी, टेलीग्राम आदि का सवाल ही नहीं था, आज की स्थिति नहीं थी। ये सदा याद रखना चाहिए कि पहले तो समुद्री रास्ते से आते थे तो कई महीने लग जाते थे यात्रा में, और आधे लोग रास्ते में ही बीमार होकर मर जाते थे या
भयंकर बीमारी के शिकार हो जाते थे, मुश्किल से कुछ लोग पहुंचते थे, तब तक हवाई जहाज नहीं थे, ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो ये उस समय की बात है। तो उस समय क्या था कि दुनिया, और फिर वहां कोई विद्वत्ता की बहुत पहले भी कोई परंपरा नहीं थी। 20वीं शताब्दी ईस्वी से पहले संपूर्ण यूरोप में आधुनिक विद्या नाम की कोई चीज नहीं थी। वही पादरियों का एक था कि बस ये गॉड है, ये होली घोस्ट है, ये फन है, ओनली बिगॉटन, इसी तरह की अविकसित किस्म की भावनाएं चलती थी। तो उनको दुनिया के बारे में स्वाभाविक है, अपने यहाँ भी जो कोई बहुत दूर गांव देहात में रहता हो, अब तो खैर घर घर में दूरदर्शन टीवी चैनल आदि सब आ गए हैं, लेकिन पहले, अभी कुछ समय पहले तक क्या था कि वो अपने आसपास जैसी दुनिया है समझते हैं कि सारी दुनिया ऐसी ही होगी मनुष्यों के विषय में, कि जहां जहां मनुष्य है वहां ऐसा ही व्यवहार होता होगा। तो चूंकि वहां पहली बार स्त्रियों पर दया की जा रही थी, जिन स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता था उनके प्रति बहुत ही करुणा और उसका भाव था, दया का। तो इस बेंटिंग ने कहा कि देखिए बंगाल में स्त्रियां रोज जिंदा जलाई जा रही हैं, विधवा हो जाती हैं तो उनको जबरन चिता पर बैठा दिया जाता है। इसी के लिए उसने अपने एक क्लर्क राममोहन राय को तैयार किया और कहा कि तुम ऐसे करो, तुम कहो कि हाँ हाँ हाँ, बहुत अन्याय होता है हिंदू समाज में। और चूंकि ये लोग पहले से ही ब्रह्म समाजी यानी ईसाइयत से प्रभावित, आधे ईसाई आधे हिंदू, ऐसा मिक्सचर बने हुए लोग थे, तो इनको पहले कोई झिझक भी नहीं हुई है झूठ बोलने में, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मो हैं, तो ब्राह्मो तो विकसित होता है और ये हिंदू तो अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। तो राममोहन राय क्लर्क था, तनख्वाह कंपनी देती थी, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है हम कह देंगे ये। तो उसने हल्ला कर दिया, यहाँ बहुत सचमुच बड़ा विधवाओं को जला दिया जाता है। इस तरह झूठी गवाही तैयार करना, झूठे बयान देना, यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा इंग्लैंड में लोगों ने कि भाई जिनको तुम लाते हो वो वहां के सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, प्रामाणिक प्रतिनिधि लोग हैं, इसका क्या प्रमाण? तो उसने एक दिल्ली के एक जागीरदार से कहा कि भाई तुम जरा एक प्रमाण पत्र लिख दो कि ये राजा है। तो ये नकली राजा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था, उसे राजा की नकली उपाधि दे दी। यानी मुख्य बात क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लोग अपने ही समाज को धोखा दे रहे थे। ऐसे लोग थे, तो जो उनका गुण गाते हैं ना कि वाह वाह, कोई तो विशेषता होगी कि अंग्रेज ऐसे छा गए और हम में कोई तो कमी होगी जिससे कि हम उस समय उनसे हार खा गए या मार खा गए। तो फिर ये जान लेना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आप ऐसा समाज चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं क्या कि हमारे जो भी बड़े व्यापारी हों, वो तो नेता भी नहीं थे, व्यापारी ही थे, वो इतने झूठे हों, इतने छली हों, इतने क्रूर हों कि हमारे साथ ही छल करें? क्योंकि ये जो कंपनी के लोग हैं, कंपनी के जो कर्मचारी यहाँ थे, जो अपने को, जो वहाँ के अफसर थे, गवर्नर जनरल यानी महाप्रबंधक आदि थे और प्रबंधक थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल थे, वो अपने ही देश में झूठ बोल रहे थे, इंग्लैंड के लोगों से झूठ बोल रहे थे और छल कर रहे थे। भारत के लोगों से भी छल कर रहे थे, इंग्लैंड के लोगों से भी छल कर रहे थे। और जब जब वहां मांग उठती थी कि नहीं नहीं शायद बदमाश है, झूठ बोल रहे हैं, तो कुछ भी झूठा सच्चा बयान दे देते थे। इसके लिए उनको भारतीयों में से जो उनके अनुकूल बैठे उसको पटाने की आदत पड़ गई। तो भारतीयों को झूठ के लिए तैयार करना, और जाहिर है कि वही भारतीय तैयार होगा जिसमें कुछ कमजोरियां हों, उन कमजोरियों को पोषित करके उनको राजी करना। जैसे राम मोहन राय की बहुत सी कमजोरियां थी, गरीबी उनमें से एक है, कुछ अन्य कमजोरियां भी थी, तो उनको पोषित करके और फिर ये बताना कि ये भारत की आवाज है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से सिलसिला शुरू हो गया। तो बेंटिक ने कहा कि वहां चूंकि स्त्रियों को जिंदा जलाया जा रहा है, इसलिए हम जरा कुछ कड़े कानून बना रहे हैं, हमको छूट दीजिए। अब इंग्लैंड में क्या था कि अभी कल तक स्त्रियां जलाई जाती थी बात बात में, पादरी लोग जो है उनको चुड़ैल कह के कि ये शैतान के साथ जाती है, जंगल में नाचती है, अगर वो स्वतंत्र स्त्री हुई, पादरियों के कब्जे में नहीं आई, तो उस पर डायन होने का आरोप लगा के जिंदा जला देते थे। तो उसके विरुद्ध इंग्लैंड में हवा बन रही थी दुनिया का, जब देखा कि नहीं नहीं दुनिया में बहुत सभ्यताएं हैं, ये पादरी झूठ बोलते हैं, ये कहते थे कि सारे संसार के लोग जाहिल हैं, गंवार हैं, सब जगह अंधकार है, कहाँ जहाँ जीसस का प्रकाश नहीं है वहां बस अंधकार ही अंधकार है। तो इस सब के विरुद्ध हवा फैलने लगी थी और मानवीयता के पक्ष में हवा बन रही थी, तो उसका लाभ उन लोगों ने उठाया। अच्छा तो ऐसे होता है, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा, तो ठीक है भाई कर लो, कुछ मनमानी कर। इस तरह ये लोग अपने ही समाज से झूठ बोलते थे। तो बेंटिक ने ऐसे किया, और साथ ही यहाँ के भी लोगों को पटाने के लिए बहुत सारे उपाय करते थे। उनमें से कुछ का भी वर्णन करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बहुत झूठ बोलते थे।
इसके बाद हार्डिंग आया, जो आप जानते ही हैं, जिसके पर बम फेंका गया था दिल्ली में, हार्डिंग आया। फिर डलहौजी आया। डलहौजी के बाद फिर उसी समय 1853 के आसपास पहली एक छोटी रेल लाइन मुंबई के पास बिकनी शुरू हुई। अब क्या था, संयोग की बात है कि इसी समय कुछ वैज्ञानिक या औद्योगिक प्रगति हो रही थी। तो भारत में जो खाते पीते लोग हैं वो उससे बड़े स्वाभाविक है चमत्कृत थे। अरे रेल लाइन खुल रही, तो उनको लगता था भाई ठीक है कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, हमारा देश बहुत महान है, लेकिन कोई तो इनके पास हुनर है, नया नया ही आया था। तो हमारे लोगों में सदा से गुण ग्राहकता रही थी, तो इनका हुनर सीख लें। तो रेल लाइन बिछी। अब रेल लाइन बिछी माने कौन, इंग्लैंड के लोगों ने तो आके नहीं बिछाई, हमारे ही लोगों से सब बिछवाया। लेकिन एक नई चीज थी ना उसमें, यहाँ यहीं रेल लाइन बने भी, यहीं इस्पात यहीं ढाला गया, लोहा से इस्पात बनाने की विधि भी भारतीयों को ही सबसे पहले ज्ञात थी। इसके भी प्रमाण है, ये तो स्वयं अंग्रेजों ने लिखा है। तो इस्पात हम बनाए, पटरियां हम बनाए, लेकिन उन्होंने कुछ तो दिमाग चलाया, क्योंकि वहां इंजन का आविष्कार हुआ था ना, भाप के इंजन का, और फिर कोयले से चलने वाले, कोयले से चलित इंजन का। इन सबका मेहनत बहुत की उन्होंने। तो उसकी जब प्रयोग हुआ तो एक छोटा प्रयोग इंग्लैंड में हुआ, और उसी समय 7-8 साल के भीतर ही भारत में भी रेल चलाई गई। तो पहली पहली रेल 1853 में रेल लाइन बिछी। उसी समय तार भी चला है, वो खट 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 करके जो तार होता था संकेत। तो इन सब से बहुत ही आकर्षण पैदा हो गया कि इसके कारण प्रचंड आकर्षण पैदा होने लगा, कम से कम यहाँ के समृद्ध वर्ग में, कि चलो भाई रेल लाइन बिछ रही है, तार आ रहा है, नया नया प्रौद्योगिक विकास हो रहा, तो उसको सीखें। तो अंग्रेजों को फैलाने में संयोगवश, जिसे नियति कहते हैं, ऐतिहासिक नियति, उसका भी बड़ा योगदान था, ये जानना चाहिए। लेकिन साथ ही ये सब बहुत छोटे पैमाने पर था, जैसा बताया जाता था उस स्तर पर ये कुछ नहीं था। तो इसलिए पूरी परिस्थिति को यथावत जानना चाहिए। अब अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो मोटी मोटी बात भी नहीं जानते। जैसे कि निजाम हैदराबाद को किसने हराया, तो मराठा बालाजी विश्वनाथ ने हराया था। इसके बाद फिर स्वयं 1731 में निजाम ने संधि की, हार कर मराठों से, यानी पेशवाओं से। और 1737 ईस्वी में बाजीराव पेशवा ने स्वयं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के जागीरदार ने निजाम को पुकारा, तो निजाम ने जो संधि की थी उसे तोड़ दिया। अपने यहाँ जो हिंदू राजा थे उनको तो ये आदत थी कि वचन दे दिया तो दे दिया, है ना। लेकिन मुसलमानों की तो आदत ही थी छल कपट, झूठ, बात बात में वचन भंग करना। तो उन्होंने, वो निजाम जो है वहां से चल पड़ा कि नहीं हम तो मदद करेंगे अपने मुस्लिम भाई की, जबकि संधि की थी यहाँ मराठों से। तो फिर उसको भोपाल के पास बाजीराव पेशवा ने हराया। और 4 बहुत बड़े राज्य उन्होंने बाजीराव पेशवा ने स्थापित किए। ग्वालियर में शिंदे घराना, बड़ौदा का गायकवाड़ घराना, इंदौर का होलकर घराना, और नागपुर से लेके पुणे तक खोसला घराना। तो ये 4 बड़े राज्य जो इंग्लैंड से बड़े राज्य थे इनमें से। ग्वालियर बहुत बड़ा राज्य था, बड़ौदा भी एक बड़ा राज्य था, और इंदौर उससे थोड़ा छोटा था लेकिन काफी बड़ा था, और भोंसलों का राज्य तो बड़ा था ही। तो ये सब तो जानना चाहिए ना। जो लड़ाइयां हो रही हैं वो पहले मराठों और मुसलमानों में उस समय भी हो रही हैं, और आप उनको भारत का शासक बता रहे हैं। लगातार मराठों और मुसलमानों में लड़ाइयां हो रही हैं। कई बार मराठों और राजपूतों में भी कुछ लड़ाई हो जा रही है, सिखों से भी हो रही है। और आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों का राज्य है, तो आप किस देश की बात कर रहे हैं, कहाँ की कल्पना की बात कर रहे हैं? ये अवश्य जानना चाहिए कि ये कैसा इतिहास लिखा जा रहा है, जिस समय अंग्रेजों की कोई गिनती ही नहीं है, जिस समय मराठे और निजाम, मराठे और राजपूत, मराठे और सिख आपस में लड़ रहे हैं।
तो आप कहेंगे फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि ये सब अलग अलग राज्य हैं। जैसे कि यूरोप में भी ऐसे ही राज्य थे और यूरोप में तो अभी तक राज्य हैं। तो इस तरह के कोई नेशन स्टेट तो तब तक न यूरोप में बना था न भारत में बना था। और वो नेशन स्टेट का जब राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो अलग से उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो था नहीं, वर्तमान को उसमें प्रोजेक्ट करना, क्योंकि एक नेशन स्टेट के रूप में भारत हमने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को राजाओं के सहयोग से, रानियों के सहयोग से बना लिया। तो पहले कहना कि पहले भी क्यों नहीं एक थे, ये तो अज्ञान, बहुत ही दयनीय अज्ञान है। राज्य थे, बड़े बड़े राज्य थे सब राज्य, और ऐसे ही थे जैसे यूरोप में है। यूरोप में तो अभी तक जो, और यूरोप का छोड़िए, जिन्हें आप मुस्लिम नेशन स्टेट कहते हैं, वो तो इनके एक मोहल्ले के बराबर है। जयपुर या जोधपुर या बीकानेर या ग्वालियर या इंदौर या बड़ौदा या रीवा, इसके एक इन राज्यों के एक छोटे इलाके के बराबर तो नेशन स्टेट है, और वो आपस में लड़ रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, भारत इसलिए पराधीन हुआ। एक तो पराधीन नाम का झूठ बोल रहे हैं, दूसरे अलग अलग राज्य आपस में क्यों लड़े? भाई उस समय तो वो अपने को मालिक मानते हैं अपने इलाके के, और दूसरे इलाके की सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करना एक तरह से क्षत्रियों का माना जाता था। राजधर्म ये उस समय की मान्यता है। अपनी सीमा बढ़ाइए, अपनी शक्ति बढ़ाइए, यही आपका महत्व है, यही आपका पुरुषार्थ है। तो जब ऐसी मान्यता है तो वो हो रहा है, इसको जानना चाहिए। अब इसके विस्तार में अधिक नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा विषय दूसरे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि 1857 ईस्वी तक तो केवल अंग्रेजों से लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में बहुत सारे राज्य लड़ रहे हैं, जो स्वाभाविक है। यूरोप में तो आज तक लड़ रहे हैं ना। आखिर संपूर्ण यूरोप जो है, जिसमें 34-35 देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, हॉलैंड, तो इन सबको मिला दें तो ये भारत के बराबर बनता है ना। तो ये तो अभी भी लड़ रहे हैं, अभी आज 21वीं सदी में लड़ रहे हैं ना आपस में। अगर 21वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप के विभिन्न राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक भारत के राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या पीड़ा होती है? कहाँ की कल्पना होती है? किस किस कल्पना में आप जीते हैं? और कल्पना से आप भगवान हैं, आप महाकाल हैं। कल्पना से इतिहास बनता है क्या? उस समय संसार में क्या हो रहा था, उस समय भारत में क्या मान्यता थी, ये जानना चाहिए। लेकिन इसके तत्काल बाद हम आते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और पूरे कम से कम 1500 वर्षों के इतिहास पे चर्चा करनी है, क्योंकि कहने लगते हैं कि 7वीं शताब्दी से ही मुस्लिम सत्ता यहाँ आ गई, तो 7वीं से 21वीं शताब्दी 1400 वर्षों पे बात करनी है। इसलिए अपन अंग्रेज वाला संक्षेप में समेट रहे हैं। ये सीधे आते हैं कि 1 नवंबर 1857 ईस्वी में जो कंपनी के लोगों से हिंदू राजाओं, रानियों और कुछ मुस्लिम जागीरदारों की भी लड़ाइयां हुई हैं, वो केवल अंग्रेजों से नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ भी राजपूत हैं, गुरखे हैं, सिख हैं। तो लड़ाई तो हिंदू राजाओं की आपस की लड़ाइयां हैं, जिनमें से एक पक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है, दूसरा विरोध में है। और कंपनी गुहार लगा रही है कि इस बार हम मार जाएंगे, पिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रक्षा करो, रक्षा करो। तो इंग्लैंड कह रहा तुम क्यों गए थे ये करने? अंत में वो अफवाह, जैसा हमने शुरू में आपको उदाहरण देके बताया, सती के विषय में झूठ बोला, यहाँ अत्याचार हो रहे, यहाँ जंगली है, यहाँ सब लूटपाट होती है, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। ये हमने आपको एडमंड बर्क ने हेस्टिंग्स की के झूठ की जो धज्जियां उड़ा दी थी इंग्लैंड की संसद में, उसके विषय में पिछली बार बताया। तो इसका मतलब इन लोगों को झूठ, छल, अपने ही देशवासियों के साथ दगाबाजी करना, उनको झूठी बात कहना, ये इनका स्वभाव था। तो इन्होंने सोचा आप कैसे आए, और कुछ तो मिली भगत भी थी। आखिर इंग्लैंड के मन में भी जो वहां के शासक भी हैं, उनके भी शासकों, उस पर कभी अलग बात कर देंगे इंग्लैंड के शासकों की, वो कोई भारत के राजाओं की तरह गरिमामय, नीतिमय, नीति संपन्न, वचन के पक्के, अपनी बात पर अटल रहने वाले, कुछ धर्म मर्यादा में स्थिर रहने वाले तो नहीं थे।
थोड़ा बहुत नया उन्होंने सीखा था राज्य चलाना, क्योंकि पुराना तो राज्य संचालन का कोई अनुभव ही नहीं था यूरोप के लोगों को। छोटी छोटी जागीर चला रहे थे। भारत से ही विशेषकर उन्होंने देखा कि अच्छा इतने बड़े बड़े राज्य हैं, तो वहां इंग्लैंड में भी और यूरोप के अन्य देशों में भी बड़े राज्य बनाने की इच्छा जगी। तो 1857 ईस्वी में दोनों तरफ हिंदू राजा थे अधिकांशतः, और मुस्लिम जागीरदार भी दोनों तरफ थे। कुछ अंग्रेजों के, और अंग्रेजों के पक्ष में कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो आपस में लड़ाइयां हो रही थी। जिस समय लड़ाई हो रही थी उस समय तक भारतीय राजाओं को न इस पक्ष के न उस पक्ष के ये ध्यान नहीं था कि हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ रहे हैं कि विरोध में लड़ रहे हैं। जो कंपनी के कर्मचारी रह चुके सैनिकों ने विद्रोह माने विरोध किया, ये सोचा कि इनको खत्म करो, वो तो स्पष्ट था कि ये फिरंगी जो हैं भ्रष्ट हैं, दुष्ट हैं, झूठे हैं और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह जिन लोगों के साथ इन्होंने पहले वचन दिया, संधि की, फिर छल कपट किया, ऐसे राजाओं को भी पता था, ज्यादातर हिंदू राजाओं को और कुछ मुस्लिम जागीरदारों को भी। लेकिन जो दूसरा पक्ष अंग्रेजों का साथ दे रहा था, वो ये नहीं समझ रहा था कि अंग्रेज प्रधान है और हम अधीन हैं, बल्कि वो बराबरी से साथ दे रहा था कि हमको अपने राज्य की रक्षा करनी है। तो जिन राजपूतों ने, सिखों ने, जाटों ने, गुरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ऐसा अभी कह रहे हैं, तो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कंपनी के साथ मिलकर काम किया। और दूसरे पक्ष को तो हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम कहिए या धर्म युद्ध कर रहे थे। पापियों को भारत से बाहर, 7 समुंदर पार से आए पापियों को भारत से भगाने की कोशिश कर रहे थे। आधुनिक शब्दावली में कहें तो स्ट्रेंजर्स और आउटसाइडर्स को बाहर भगाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे देश में तुम्हारा क्या काम है ना। तो ये स्थिति थी, इसको जानना चाहिए। तो इन्होंने उड़ा दिया कि देखिए साहब, अब कुछ लोग तो वहां तैयार ही थे, लेकिन कुछ एक बहाना चाहिए। तो ये अफवाह फैला दी गई इंग्लैंड के कुछ शासन के लोगों से मिलके, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने यहाँ से, तब तक तार वगैरह चल रहे थे, तो तार भेज के एक अजीब सा सनसनी पैदा कर दी कि भारत में हर यूरोपियन की हत्या हो रही है। जहां कोई यूरोपियन मिलता है उसकी हत्या हो जाती है। तो उससे यूरोप में सब ये बात फैली, तो सब लोग पक्ष में हो गए, अरे भाई कुछ करो कुछ करो। तो इंग्लैंड के शासन ने कहा कि नहीं, हम जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे आते हैं? उसी बीच जब ये चल रही थी लड़ाई, तभी उन्होंने भारत के अनेक राजाओं से संधि की, और अंत में जब भारत आए तो उन्होंने 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की ओर से घोषणा की गई, प्रयाग में डुगडुगी बजा के घोषणा की गई, देश में अन्यत्र भी वो उसका इश्तहार छापा गया और घोषणा की गई कि अब जहां जहां कंपनी का प्रभुत्व था, वहां वहां अब ब्रिटिश सरकार स्वयं आ गई। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी ने, ब्रिटिश महारानी की ओर से ये कहा गया, ये घोषणा है जो प्रकाशित है, आप गूगल में भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी अक्ल के साथ पढ़ना पड़ेगा, और पुस्तकों में तो लिखित ही है। उन्होंने कहा कि आज से मेरा भतीजा कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय होगा, और भारत के अपने मित्र राजाओं से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने अपनी सीमा में बने रहेंगे, और ब्रिटिश शासन की ओर से हम उनको वचन देते हैं कि हम उनकी सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी तरह हम वचन देते हैं कि हम उनकी उत्तराधिकार की प्रथा, गोद लेने की प्रथा आदि जो उनकी अपनी धार्मिक प्रथाएं हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसा कि कंपनी के लोग कर रहे थे। बल्कि हम जो जिस धर्म का पालन कर रहा है, जिस मजहब या रिलीजन का पालन कर रहा है, उसे करने देंगे। हम यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को नहीं लाएंगे, हम तो यहाँ सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, ये घोषणा है। तो ये तो समान व्यवहार की घोषणा एक बात हुई, और दूसरी बात ये हुई, ये समान व्यवहार की घोषणा भी अपने आप में संधि जैसा है कि वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी लाएंगे, जो कि इंग्लैंड में घोषित रूप से कहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने साफ कहा कि भारत के अपने मित्र राजाओं से हमारी ये संधि है कि हम उनकी सीमा में नहीं जाएंगे, वो हमारी सीमा में नहीं आए। हम उनके नियमों कायदों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो हमारे में नहीं करें। बस हर जगह हमारे कुछ
पॉलिटिकल एजेंट हर राज्य में रहेंगे जो कि हमको सूचना देते रहें कि ब्रिटेन के हित सुरक्षित रहें। अब इसको अगर संक्षेप में जिसे कहते हैं लिटमस टेस्ट के रूप में, प्रतीक रूप में अगर देखना है तो एक बहुत सरल तरीका है कि इंग्लैंड का शासन राज्य की शक्ति को उस समय प्रदर्शित करने के लिए क्या उपाय अपनाता था। तो बहुत से उपाय में से एक प्रमुख उपाय जो दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए है, वह तोपों की सलामी। तो किसकी कितनी ताकत है, इससे तोपों की सलामी तय होती थी। तो इंग्लैंड का जो प्रतिनिधि भारत में था, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का, ध्यान रहे लगभग आधे भारत में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र तब तक फैल गया था, उसमें उसके वायसराय को 31 तोपों की सलामी देने का निर्णय लिया गया। इसकी ओर से, स्वयं इंग्लैंड के शासन की ओर से। यानी राज्य की शक्ति मापने का जो पैमाना है वो स्वयं इंग्लैंड का पैमाना ये बताता है कि ब्रिटिश भारतीय वायसराय को 31 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो तोपों की सलामी क्या हो गई? इंग्लैंड की कसौटी पर राज्य की शक्ति का पैमाना। तो इंग्लैंड के माप पर, इंग्लैंड के निकष पर, इंग्लैंड की कसौटी पर ब्रिटिश भारतीय वायसराय को 30 और 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। जिन राज्यों से इनकी संधि थी वो मुख्यतः बड़े राज्य ज्यादा थे, लेकिन छोटे राज्य भी थे। छोटे राज्यों की अपने पास के बड़े राज्यों से संधि थी, और स्वयं ब्रिटिश दस्तावेज ये हैं कि उस समय 730 स्वतंत्र भारतीय राज्य थे। अब 1858 से 1947 तक, 1857 से 1947 तक भारत में 730 स्वतंत्र राज्य थे, और इनसे परे एक ब्रिटिश भारतीय शासन था। तो ब्रिटिश भारतीय वायसराय को 31 तोपों की सलामी का अधिकार इंग्लैंड की ओर से मान्य हुआ। उसके साथ 7 राज्यों को 21 तोपों की सलामी का अधिकार मान्य हुआ। इसका मतलब ये 7 राज्य लगभग इंग्लैंड के बराबर थे, और उनकी ताकत क्योंकि वो अपने बराबर भी होगा तो थोड़ा नीचे रखेंगे, तो उनकी ताकत एक तरह से ब्रिटिश भारतीय वायसराय के समकक्ष थी। कौन कौन से राज्य हैं? बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, मेवाड़, उदयपुर और मैसूर। ये 7 बड़े राज्य हैं, जिनमें से हम सभी जानते हैं कि बड़ौदा, ग्वालियर और इंदौर जो है वो मराठों का है। तो तीनों को मिला के तो वो वायसराय से ज्यादा शक्तिशाली स्वयं इनके अनुसार हो जाता है ना। बड़ौदा, ग्वालियर और इंदौर तीनों को 21 तोपों की सलामी का अधिकार है, यानी 63 तोपों की सलामी किसको? मराठा क्षेत्र को, मराठा राज्यों को। 63 तोपों की सलामी मराठा राज्यों को स्वयं इनके अनुसार, जबकि ये भोंसले को पददलित कर चुके थे, भोंसले का महल उजाड़ चुके थे क्योंकि उन्होंने विरोध किया था, और बहुत ही नीचतापूर्ण व्यवहार भोंसले के साथ किया गया, छल से, कपट से, यानी दूसरे को अपने से नीचा दिखाना, झूठ बोल के किसी भी तरह छल कपट करना, ये सब जब इनकी आदत थी, उस समय इन्हें मानना पड़ा कि मराठा राज्य जो 3 हैं उनकी कुल मिलाकर हैसियत 63 तोपों की सलामी के बराबर है, और साथ ही जम्मू, मेवाड़, उदयपुर और मैसूर और हैदराबाद। इसी प्रकार 8 राज्य ऐसे हैं जिनकी हैसियत 19 तोपों की सलामी, हर एक की 19। भरतपुर राजस्थान, भोपाल जो कि मुस्लिम जागीर थी, बीकानेर, जयपुर, कोल्हापुर, कोटा, पटियाला और त्रावणकोर कोचीन। आप जानते हैं त्रावणकोर कितना समृद्ध राज्य है। इसके बाद 17 तोपों की सलामी वाले भी राज्य थे। वो 10 राज्य थे, अलवर, भरतपुर के 2 हिस्से थे, और बूंदी, धौलपुर, जोधपुर, करौली, टोंक, रीवा, कोचीन और कच्छ, ये भी बड़े राज्य हैं। फिर 15 तोपों की सलामी वाले 17 राज्य थे, अभी उनमें से एक एक का विस्तार नहीं करेंगे। और 13 तोपों की सलामी वाले 12 राज्य थे। 15 तोपों की सलामी वाले राज्यों का नाम एक सांस में बता सकते हैं। दतिया, देवास जूनियर, देवास सीनियर, देवास के 2 हिस्से थे, धार, ओरछा, रतलाम, बांसवाड़ा, बनारस,
भावनगर, जूनागढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, ये सब राजस्थान के हैं। बांसवाड़ा से लेके बांसवाड़ा और जूनागढ़, और जूनागढ़ तो गुजरात में है, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और सिरोही राजस्थान के हैं। और उत्तर प्रदेश का रामपुर और सिक्किम का एक अलग राज्य, इन सबको 15-15 तोपों की सलामी का अधिकार था। 17 राज्य थे। इसी तरह 12 राज्य थे जिनको 13-13 तोपों की सलामी का अधिकार था, जिनमें कूच बिहार, ध्रांगध्रा, नवानगर, पालनपुर, पोरबंदर, जहाँ यहाँ के स्वयं गांधी जी थे, राजपीपला, फिर हरियाणा का जींद, पंजाब का कपूरथला, त्रिपुरा, राजस्थान का झालावाड़ और पंजाब की नाभा रियासत, इनको 13-13 तोपों की सलामी का अधिकार था। फिर 11 तोपों की सलामी वाले 25 राज्य थे, बहुत विस्तार से है, जिनमें एक टिहरी गढ़वाल भी है, अजयगढ़, छतरपुर, अलीराजपुर, बरौधा, चरखारी, ये सब है, नरसिंहगढ़, झाबुआ, पन्ना, बिजावर, बहुत सारे हैं। फिर 9 तोपों की सलामी वाले 29 राज्य हैं, इनके बहुत। इसके बाद शेष 615 राज्य हैं। अब क्या हुआ, 115 जो राज्य हैं, बड़े राज्य हो गए ना 115, कोई 7 कोई 9 ऐसे करके तोपों, इनकी कुल तोपों की सलामी कितनी थी? इनकी कुल तोपों की सलामी 1493 थी। इसका अर्थ है कि जो वायसराय की ताकत है, उससे 38 गुनी ताकत स्वयं इंग्लैंड की कसौटी पर इन राज्यों की मान्य थी, ये जानना चाहिए। स्वयं इंग्लैंड की कसौटी पर बड़े भारतीय राज्यों की शक्ति ब्रिटिश भारतीय वायसराय से 48 गुनी मान्य थी। और जो बाकी के राज्य थे, उनमें से किसी को 2 तोपों की सलामी का अधिकार था, किसी को 1 तोपों की सलामी का अधिकार था, बहुत से थे। और कुल मिलाकर उन्हें जो वायसराय को जितना अधिकार था तोपों की सलामी था, उससे 84 गुना अधिक भारतीय राज्यों को इंग्लैंड के अनुसार तोपों की सलामी का अधिकार था, ये जान लीजिए, है ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इंग्लैंड स्वयं जानता था कि अभी भी जो भारतीय राजा हैं, जो भारतीय राज्य हैं, उनकी बहुत अधिक शक्ति है। तो इंग्लैंड मान रहा है कि भारत के राज्य शक्तिशाली हैं, सम्मान के योग्य हैं, और यद्यपि हमने छल कपट से उनको बहुत दबाया है, फिर भी उनके पास इतनी शक्ति है कि हमको उनको इतनी मान्यता तो देनी ही होगी, और कोशिश करनी पड़ेगी कि वो सब सीधे हमसे जुड़े रहें, आपस में नहीं जुड़े। ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ लोग कहते हैं कि साहब गुलाम हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, जब वो व्यापार कर रही थी, जैसा मैंने बताया, जब वो कह रही है कि हम आपके स्वयं बहादुर शाह जफर के विरुद्ध, मैंने पिछली बार बताया था, जब पहले अभियोग लगा कि इन्होंने तो कंपनी को उखाड़ फेंकने कहा, तो उस उनकी ब्रिटिश ढंग की कोर्ट में जब ये तर्क दिया गया कि ये तो बहादुर शाह जफर की अनुमति से ही इनको यहाँ इस इलाके में व्यापार की अनुमति मिली थी ना, तो जिस जागीरदार या जिसे वो बादशाह कहते थे, जिस बादशाह ने व्यापार की अनुमति दी, जिसको ये अधिकार प्राप्त था, उसको ये अधिकार भी प्राप्त है कि वो जब चाहे वो अनुमति वापस ले ले और कह दे कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो ब्रिटिश कोर्ट को ये मानना पड़ा। तो बहादुर शाह जफर को जो बाद में फांसी दी गई है, वो आनंद फानन में दी गई है, लेकिन जो अभियोग चला है उसमें ये कहना पड़ा कि हाँ, बहादुर शाह जफर को कानूनन ये अधिकार प्राप्त था कि वो अपने क्षेत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का आदेश जारी करे, क्योंकि पहले उसी के आदेश से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती। तो स्वयं इंग्लैंड के कानून के अनुसार 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग अलग राजाओं और नवाबों के आदेश से किसी तरह यहाँ व्यापार कर रही थी, और उसके नाम पर छल कपट प्रपंच और राजनीति कर रही थी, जिसका उसे इंग्लैंड के शासन ने अधिकार नहीं दिया था। और इंग्लैंड का जब विधिवत शासन 1858 ईस्वी में आया है, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी जब ये कहती हैं कि आज से ब्रिटिश भारत में मेरा भतीजा कैनिंग पहला वायसराय होगा, उस दिन से 1947 तक इंग्लैंड के अनुसार भारत के राज्य, जो बड़े राज्य हैं, उनकी शक्ति ब्रिटिश भारतीय वायसराय से 48 गुनी अधिक थी,
और संपूर्ण भारतीय राजाओं को यदि मान लें स्वतंत्रता 830 का जो हैं उनको, तो उनकी शक्ति ब्रिटिश भारतीय वायसराय से 84 गुना। तो ये कहने का विस्तार क्या है, वैसे तो एक से एक विस्तार से और बातें कर देंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि स्वयं ब्रिटिश शासन जितनी शक्तिमान रहा है, स्वयं ब्रिटिश शासन भारतीय राजाओं की जो शक्तिमान रहा है, उसको भी जो लोग नहीं मानते, वो कितने अधम, निकृष्ट और निराधार गप्पों को ही इतिहास बताने वाले नराधम हैं, अपने पूर्वजों की अकारण निंदा करने वाले। इंग्लैंड का शासन किसी को 21 तोपों की सलामी के सम्मान के योग्य मान रहा है, किसी को 19, किसी को 17, किसी को 15, किसी को 13, बाकियों को 1-1, 2-2, और आप कह रहे हैं उसका। क्या इंग्लैंड में किसी भी जागीरदार को इस तरह का कोई अधिकार मिला हुआ है इंग्लैंड के भीतर? क्या उनकी आदत है कहीं और? ऐसा तो नहीं है, किसी को नहीं मिला था, यहाँ तक कि चर्च के पादरियों को भी नहीं मिला था, सीधे इंग्लैंड के क्राउन को ये अधिकार प्राप्त है। तो इंग्लैंड जिनको अपने अधीन नहीं मानता, ये मानता है कि हमसे इनकी संधि है, परंतु हाँ इस संधि में ये हमको अपने से ऊपर मानते हैं, तो हमारे यहाँ परंपरा थी कि जो शक्तिशाली हो उसको चक्रवर्ती सम्राट जैसा बड़ा मान लो। तो ये उस समय युद्ध में जो सफल जिस समय हुआ उसको मान लिया बड़ा, तो ब्रिटिश शासन को भी मान लिया थोड़े दिन के लिए, और साथ में अपना उपाय करते रहे, साम दाम दंड भेद, और जो षाटगुण्य है ना, वैधि भाव, संशय, आसन आदि जो षाटगुण्य हैं, इनकी राजनीति के प्रसंग में चर्चा करेंगे, तो उन षाटगुण्य का अवलंबन लेते रहेंगे, मौका लगने पर उखाड़ देंगे, लेकिन जब तक मौका में हम सफल नहीं होते तब तक आपको बड़े होने का मान देंगे। ये तो परंपरा रही है। तो इस प्रकार की संधि कर ली। अभी भी स्वयं भारत की और अनेक देशों की अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, विशेषकर अमेरिका, रूस आदि से ऐसी संधियां हैं जिनमें उनको अमेरिका को अधिक व्यापार के और दूसरी चीजों के अधिकार प्राप्त हैं। भारत की भी ऐसी संधियां हैं, तो इसको गुलामी थोड़ी कहते हैं। अनेक देशों की, भारत की नहीं, विश्व के अनेक देशों की, जो संसार के बड़े देश हैं, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, उनसे ऐसी संधियां हैं जिसमें उन बड़े देशों को अधिक अधिकार प्राप्त और जो दूसरा पक्ष है उसको कम अधिकार प्राप्त है। इसको गुलामी नहीं कहते, इसको ये कहते हैं हाँ भाई थोड़ा आपको दब के रहना पड़ता है। हमें किसी शक्तिशाली से थोड़ा दब के रहना पड़े कुछ समय, इसको गुलामी कहने से तो सब शब्दों की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष और अधिक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि पहले तो सब राज्यों में अलग अलग नोट चलते थे, लेकिन कुछ राज्यों में 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक नोट चल रहे थे, जिसमें हस्तक्षेप करके उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब ये नोट तो बंद करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नोट बंद कर देते हैं। क्यों कहा? उसमें ये तर्क नहीं दिया कि तुम हमारे अधीन, तर्क केवल ये दिया कि देखिए अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, और भाषा भाषा का छल बहुत करते थे अंग्रेज। देखिए अपन व्यापार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप भी व्यापार करिए, हम भी व्यापार करें, दोनों मिलकर एक अर्थव्यवस्था बनाएं, तो इसमें सुविधा ये होगी आदान प्रदान में, विनिमय में एक ही प्रकार के नोट चलें। और टकसाल तो भारतीय व्यापारी ही खोलते थे ना, आपको बताया है ना, जगत सेठ ने भारत में पहली टकसाल खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई हैसियत ही नहीं थी, ये तो केवल उनसे विनती करते थे। तो जो टकसाल या नोट के भी मुद्रणालय बाद में छपे बने, जहां नोट छपते थे, तो उसमें यह तर्क दिया गया कि भाई सुविधा होगी व्यापार की, जैसे अभी आजकल वो यूरोप में कह रहे हैं ना कि एक यूरो करेंसी चले। अब यूरो करेंसी का अर्थ ये थोड़ी है कि यूरोप के सब देश उसके गुलाम हैं, सब देशों का अपना अपना चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ एक ऐसे करो कि बड़े नोट तो कम से कम हम ही छापे, तो भी छोटे छोटे सिक्के। तो भारत के जिन 115 राज्यों की हमने बात की, सभी 115 राज्यों में 1 रुपया का और अठन्नी, चवन्नी आदि के सिक्के 1947 तक चलते थे। केवल बड़े नोटों में यह तय हुआ कि उसमें इनका चित्र छापा जाए, ब्रिटिश शासन का। लेकिन शुरू में उन नोटों में भी कहीं राम के, कहीं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जगदम्बा दुर्गा, सरस्वती माता आदि के भी चित्र होते थे, और सिक्कों में तो होते ही होते थे। तो ये जानना चाहिए कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात
समय हो रहा है, संक्षेप में बताएं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, इनमें से किसी भी राज्य में एंग्लो क्रिश्चियन कानून नहीं चलते थे, अंग्रेजी की विधि की पढ़ाई नहीं होती थी। हर राज्य की अपनी ही कानून व्यवस्था थी। जैसे रीवा है तो वहां बघेली में ही कानून थे। तो रीवा का जो रहने वाला है, जहाँ का मैं भी हूँ, तो वहां 1947 तक कोई अंग्रेज अधिकारी कोई जानता ही नहीं था शासक कौन है, तो महाराजा है, और उनके अधीन दूसरे अधिकारी कौन है, तो अपने ही कोई होते थे। कोई ठाकुर साहब हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई सेठ जी हैं, कोई अन्य जाति के हैं, अलग अलग सब अधिकारी होते हैं। कोई कोषाध्यक्ष है, कोई डेरा सुपरवाइजर है, कोई जो सैनिक टुकड़ियां हैं उसमें सब जातियों के लोग होते थे। वहां कहाँ अंग्रेज? ग्वालियर में कौन सा अंग्रेज शासक था? पॉलिटिकल एजेंट उपस्थित रहे कि उनको रिपोर्ट देते रहे, लेकिन ग्वालियर के लोग तो महाराजा को ही जानते हैं, और त्रावणकोर कोचीन के लोग, और जयपुर के लोग, और जोधपुर, अलवर, बीकानेर, नाभा, कपूरथला, स्वयं पोरबंदर, इनके लोग तो अपने ही राजाओं को शासक मानते थे ना। किसी इंग्लैंड के किसी कमिश्नर या कलेक्टर का शासन तो नहीं था वहां। वो सब तो 1947 के बाद आया है। केवल ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में इंग्लिश अधिकारी शासन में होते थे, तो सब जगह कानून की भाषा भी उनकी अपनी थी। रीवा में बघेली चलती थी, ग्वालियर में मराठी, उर्दू और हिंदी का एक मिश्रण था कानून का, वो चलता था। इसी प्रकार इंदौर में, पुणे में, गोवा में, त्रावणकोर, कोचीन में, सब में स्थानीय भाषाएं। सारे कानून कहीं तमिल में है, कहीं तेलुगु में है, कहीं मलयालम में है, कहीं राजस्थानी भाषा में है। राजस्थान की भी अपने इलाके की भाषा, मालवा में मालवी भाषा में है। तो कानून की भाषा भी उन राज्यों की थी। कानून के अनुसार जो अधिकारी हैं, जो स्वयं शासक हैं, प्रशासक हैं, वो भी अपने ही देश के लोग हैं और अपनी ही भाषा में शासन करते हैं, अपनी ही भाषा में प्रशासन करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 तक ये जो भारत की 730 स्वतंत्र राज्य और रियासतें हैं, इनको तो अंग्रेजों का कोई अनुभव नहीं था, सिवाय इसके कभी कभी वो दिख जाते हैं। वो दूसरा इलाका जो जो ब्रिटिश भारतीय इलाका है, उसमें वो लोग दिखते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एजेंट है वो तो राजधानी में बैठा रहता था, और बहुत हुआ तो राजा से मिलता जुलता था, और थोड़ा बहुत निकला है तो लोग हंसते बोलते थे। कहीं किसी व्यापारी से दोस्ती कर ली, उसको खिला पिला दिया, स्वागत सत्कार कर लिया, दोस्ती बढ़ाने के शासक थोड़ी थे। 730 स्वतंत्र भारतीय राज्यों में अंग्रेजों की हैसियत शासक की नहीं थी, और अंग्रेजी कानून से शासन नहीं चल रहा था। स्थानीय भाषा में शासन चल रहे थे। स्थानीय अधिकारी जो वहीं के उसी राज्य के निवासी हैं, वो शासन कर रहे थे। दीवान भी वहीं के होते थे, राजाओं के द्वारा उनकी नियुक्ति होती थी, कोई अंग्रेज नहीं नियुक्त करते। किसी भी राज्य में दीवान कौन होगा, डेरा सुपरवाइजर कौन होगा, अलग अलग जो हैं, अंतःपुर हो, चाहे रक्षा विभाग हो, सैनिक टुकड़ियां हो, उनका प्रबंधक कौन होगा, उनका प्रमुख अधिकारी कौन होगा, ये सब वहां के राजा ही तय करते थे, अंग्रेज नहीं तय करता था। तो आप कैसे उसको शासक कह देंगे कि ये अधीन है? कौन सी परिभाषा है? राजा सब वहां के परंपरागत राजा। रीवा के राजा गुलाब सिंह की नियुक्ति किसी अंग्रेज ने की थी क्या? मातन सिंह की थी कि कहाँ का? त्रावणकोर कोचीन के राजा की नियुक्ति किसी अंग्रेज, मैसूर के राजा की नियुक्ति किसी अंग्रेज ने की है क्या? राजा की, दीवान की, अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां स्वयं राजा करते थे, और राजा परंपरा से राजा थे। तो जहां राजा भी परंपरा से है, स्वयं भारतीयों का प्रतिनिधि है, जहां राज्य के अन्य अधिकारी दीवान या सेना के अधिकारी या यानी खजांची, कोषागार के अधिकारी और अंतःपुर के अधिकारी, डेरा सुपरवाइजर जैसे बहुत सारे पद जो थे, उसको अंग्रेजी में बाद में डेरा सुपरवाइजर कहने लगे, क्योंकि ये लोग इंग्लैंड हुआ है तो उसकी नकल में कुछ नाम जोड़ दिया। लेकिन 1947 तक सभी स्वतंत्र भारतीय राज्यों में भारतीय कानून चलते थे, परंपरागत भारतीय कानून। परंपरागत भारतीय भाषाओं में कानून व्यवस्था चलती थी। परंपरागत समाज के प्रतिनिधि ही, वही शिक्षा प्राप्त लोग अधिकारी नियुक्त होते थे।
इसके बाद उसको पराधीन कहने का क्या अर्थ है? शासन हमारा, प्रशासन हमारा, बोली हमारी, शासन की बोली हमारी, प्रशासन की बोली हमारी। अंग्रेजी में कुछ भी पत्राचार नहीं होता, अंग्रेजी में किसी न्यायालय में बहस नहीं होती, सब कुछ अपनी भाषा। और आप कह रहे हैं कि अधीन थे। कितना बड़ा अज्ञान। जहां जहां राज्य थे, जिन्हें रियासतें कहने लगे ये लोग, अपने आप को राजा बताने, वस्तुतः रियासतें क्या है, वो तो राज्य ही हैं। ग्वालियर, बड़ौदा, त्रावणकोर, कोचीन तो इंग्लैंड के बराबर राज्य है ना। अगर ये रियासत है तो इंग्लैंड भी रियासत है। लेकिन कह दिया उन्होंने। प्रोपेगेंडा के बल पर छल खड़ा करना, झूठ खड़ा करना, ये बताना, सच को छिपाना, झूठ को फैलाना, ये जो आधुनिक राजनय में बहुत ही प्रमुख एक बात है, इसको जानना चाहिए। और इतिहास की जो बात कही गई है, जिसमें ये कह दिया है कि हम पराधीन थे, ये कितना बड़ा झूठ है, इसको समझना चाहिए। ये हमने ब्रिटिश पीरियड का संक्षेप में 2 व्याख्यानों में उल्लेख किया। अगली बार से जो मुस्लिम काल जिसे कहते हैं, जो वस्तुतः हिंदू मुस्लिम साझा शासन काल था, उसके तथ्यों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपने खुद ही बता दिया गुरुजी कि आज हमने ब्रिटिश के बारे में 2 एपिसोड में चर्चा कर ली है और अगली बार से इस्लाम के बारे में करेंगे। और इस्लाम के बारे में चर्चा करना एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि किस तरीके से आज हमारे लिए प्रत्यक्ष शत्रु की तरीके से हमें वो दिखाई दे रहा है। और उसके लिए हमें आज सशक्त कितना होना है, ये सशक्त हम तभी हो पाएंगे जब हम ये मालूम करेंगे कि कैसे पुराने दौर में हमारे बहादुर, हमारे जो वीर शासक रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से उनसे लोहा लिया था, और न केवल लोहा लिया था बल्कि उनको लोहा चिपका भी दिया था। ये बातें हमें मालूम होनी आवश्यक है, जो बेसिकली हमें कुटने और पिटने वाली बातें आज तक बताई जाती रही हैं, और यही हमारे चैनल का उद्देश्य भी है। शायद आज हमारे दर्शकों को गुरुजी के ऊपर लाइट का प्रसार जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दिया होगा। अगली बार थोड़ा और को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको जो समझ में आया होगा, जो सुना होगा, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, और यही हमारा उद्देश्य भी है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों से फिर कहेंगे, ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है। इस विचार को जितना आगे बढ़ाएं, खुद अपनाएं, लोगों तक पहुंचाएं और हमें सहयोग प्रदान करते जाएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। गुरुजी प्रणाम, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।